हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उनकी पोजीशंस को बताने वाला हूँ, उनके यूजेस को बताने वाला हूँ, उनको किस कंडीशन में या किस पोजीशन पर ही यूज किया जा सकता है इसको बताने वाला हूँ। क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब ही आप जब तक किसी पोजीशन को नहीं समझेंगे तो प्रीपोजिशन का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस छोटे से वीडियो में 30 प्लस प्रीपोजिशंस को वेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ प्रीपोजिशंस को तो अच्छे से समझ जाएंगे बट आगे जो उनसे रिलेटेड दूसरे प्रीपोजिशंस आएंगे उनको आप नहीं समझ पाएंगे। जस्ट वॉच वीडियो। पहला हमारा प्रीपोजिशन है, उसका यूज़ किस पोजीशन के लिए किया जाएगा ये देखते हैं। इसको थोड़ा हम एलेबरेट कर लेते हैं। पेड़ से आम गिरा। देखिए, आम है और वो एक पेड़ से गिर रहा है, तो जब गिरने की कंडीशन होगी तो वो मोशन के साथ वहाँ से अलग हो रहा है। मतलब एक वस्तु दूसरे से अलग हो रही है लेकिन गति के साथ जब अलग हो रही है तो ऐसी कंडीशंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। OFF ऑफ। मतलब एक पेड़ है, पेड़ से फ्रूट गिर रहा है तो वहाँ पर गति के साथ गिरने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। सिंपल सा आपका पहला प्रीपोजिशन समझ गए। लेकिन देखना ये है कि से के अर्थ के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। तो वो कौन कौन से अलग पोजीशंस हैं जिनके लिए हम हिंदी में से होने की बावजूद इंग्लिश में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, मैं कोलकाता ट्रेन से गया या गई। तो जब हम ट्रेन का प्रयोग करके कोलकाता की तरफ जा रहे हैं तो हम किसी सवारी का प्रयोग कर रहे हैं। किसी सवारी के यूज़ करने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। आई वेंट टू कोलकाता बाई ट्रेन। कभी भी हम किसी व्हीकल का अगर यूज़ करते हैं तो हम ऑल द टाइम बाई का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी भी आपको किसी सवारी का प्रयोग करके अगर कहीं पे आना जाना पड़ रहा है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई एनी अदर, तो हम ऑल टाइम बाई का यूज़ करते हैं। तो आई वेंट टू कोलकाता बाई ट्रेन सिंपल है। कभी अब देखिए, से के सेंस में दो आपको प्रीपोजिशंस मिले। एक रनिंग साथ में जब अलग होंगे तो ऑफ, और व्हीकल का यूज़ करेंगे तो बाई। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ या काटता हूँ। तो से इसमें भी थर्ड देखिए से का मीनिंग आया, लेकिन इसके लिए अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। कभी भी किसी टूल का अगर यूज किया जाता है, किसी यंत्र, औजार, हथियार का प्रयोग करना होता है तो उस से के अर्थ के लिए हमको विद का यूज करना होता है। सिंपल विद। आई चॉप वेजिटेबल विद नाइफ। ऑल द टाइम कभी भी आपको अगर किसी यंत्र, टूल, औजार, हथियार ऐसी चीज़ का प्रयोग करना हो तो आप मान के चलिए उस सेंटेंस में आपको से के अर्थ के लिए विद का यूज़ करना होगा, विथ। सिंपल। तो आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। टोकरी के नीचे बिल्ली है, यानी टोकरी है और उसके नीचे एक बिल्ली है। तो टोकरी के नीचे बिल्ली, उसने उसको समझ लो लगभग अंडर में कर रखा है। मतलब छुई हुई अवस्था में नहीं है, दबी हुई अवस्था में नहीं है, किसी के नीचे है। और वो जो टोकरी है वो उसके ऊपर की तरफ है। मतलब कोई पे भी छू नहीं रही है, एक वस्तु दूसरे पर टच की हालात में नहीं है, दबी हुई नहीं है और ऊपर से कवरिंग जैसा है और उसके नीचे वो है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए कभी भी हो तो हमको एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। वो प्रीपोजिशन कौन है? अंडर। वो प्रीपोजिशन है अपना अंडर। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में नॉट फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से दबा हुआ या किसी के नीचे ही ढका हुआ ऐसा नहीं हो, ऊपर से कवरिंग टाइप का उसको मिला हुआ हो, ऊपर से एक छाई हुई हालात में हो, जैसे अंडर द ब्रिज, अंडर द टेबल, अंडर द बास्केट, इट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज़ अ कैट अंडर द बास्केट। तो बास्केट ने उसको अपने नीचे ढक रखा है। अब देखिए, कीमत ऊपर जा रही है।
किसी वस्तु की या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन, प्ले, एनिमल्स और एनी अदर थिंग्स अगर अप होती है, इट मीन्स ऊपर का मतलब ही अप होता है। द प्राइसेस आर गोइंग अप, कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो कभी भी हम ऊपर जाने के सेंस में अप का यूज़ करते हैं। इसका अपोजिट डाउन होता है, मतलब जब डाउन बोला जाएगा तो समझ लीजिए हम नीचे जाने की बात कर रहे हैं, और अप होगा तो हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, प्राइसेस या एनी अदर थिंग्स। अब देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, वो क्या है कि एक फ़ोन है जो बिस्तर पे रखा हुआ है। तो बेड है जो फ्लैट है और उसके ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, तो पूरी तरीके से वो उसमें टच कंडीशन में है, मतलब छुई हुई अवस्था में फ़ोन रखा हुआ है। फ़ोन है उसके ऊपर छुई हुई अवस्था में फ़ोन रख दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे पर छुई हुई अवस्था में रखी हो तो उसके लिए हमको ऑन का यूज़ करना होता है। वेरी सिंपली फिर से समझ लीजिए, एक वस्तु दूसरे पर अगर छुई हुई अवस्था में रखी है तो हमको ऑन का यूज़ करना होगा। फ़ोन बिस्तर पर रखा है, द फोन हैज़ केप्ट ऑन द बेड, द फोन हैज़ केप्ट ऑन द बेड। ऑन कब यूज़, कब, जब एक वस्तु दूसरे पर छुई हुई तब। वेरी सिंपल। आप चैनल को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे इस तरीके के सिंपल लॉजिक, सिंपल वीडियो और बहुत ही आसान भाषा में आपको आगे भी इस चैनल पर सुनने और समझने को मिलने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, आप नॉलेज गेन करेंगे और मुझे भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, बैकअप मिलेगा। इट मीन्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज़ मोर एंड मोर वीडियो, यू यूज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बिल्कुल ना भूलें। अब हम देखते हैं कुछ अपने दूसरे प्रीपोजिशंस को। ऑन के प्रीपोजिशंस के बाद अब हम बात करेंगे, घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। देखिए किसी के ऊपर दो कंडीशंस हैं, घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है और घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। दोनों की देखिए, मैंने क्या बोला था कि पोजीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो पहला वाला हेलीकॉप्टर है वो घर के जस्ट ऊपर है। तो अगर वर्टिकल कंडीशन में कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर है, जो ऐसे ऊपर वाला दिखा रहा है सीधा ऊपर, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री। अब यहाँ पे ट्री गलत लिख गया है, वहाँ पे हाउस है। दोनों जगह पे एग्जांपल्स में ट्री लिख गया है, जो हाउस है ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करके आप समझ गए कि हाउस है। देयर इज़ अ हेलीकॉप्टर ओवर द हाउस। और दूसरा एग्जाम्पल सेम है, देयर इज़ अ हेलीकॉप्टर एबव द हाउस। अब एबव में और ओवर में क्या फ़र्क आया, जब वर्टिकली मतलब सीधा अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो ओवर का यूज़ करिए, और ज़रा सा भी इधर उधर है तब भी वो ऊपर ही बोला जाता है, तो वहाँ पर हम एबव का यूज़ कर रहे हैं। सिंपल बेटा, बिल्कुल आसानी से समझिए। ऑल द स्टूडेंट्स, दैट्स इज़ अ हैबिट आई से दिस वर्ड, बट आपको बहुत आसानी से समझना है। सभी बड़े छोटे कोई भी इसको समझ सकते हैं, बट आपके नॉलेज आपके ऑल द टाइम वर्क करेगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपको लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा और आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। एबव तब जब कोई भी वस्तु सीधी उसके ऊपर ना हो, इधर उधर थोड़ा हो तो एबव का यूज़ करिए, और जैसे ही सीधा ऊपर हो, स्ट्रेट वर्टिकली हो, तो हम ओवर का यूज़ करें। बहुत ही प्रीपोजिशन में जितनी अच्छे से आप पोजीशंस को समझेंगे, वस्तु कहाँ है, कैसी है, क्यों है, मतलब किस स्थिति में है, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना इन कंडीशंस को समझे आप प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से राइट वे में यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, एक बार टनल से उस पार गया, एक कार टनल से उस पार गया, या मतलब उस पार गई। टनल है और उसमें से कार को निकलना है। तो देखिए टनल एक पाइप जैसा होता है और कार उसके अंदर से होके निकलती है। तो अगर हम किसी के अंदर से एक वस्तु दूसरे के अंदर से होके निकल रही है और वो चीज़ पूरी तरीके से उसको चारों तरफ से ढकी हुई है, तो ऐसे में हम थ्रो का यूज़ करते हैं। अ कार वेंट थ्रू द टनल, अ कार वेंट थ्रू द टनल। तो
कार वेंट थ्रू द टनल। अब विंडो से अगर बॉल बाहर जाती है या कैट जंप करके बाहर जाती है तब भी हम थ्रू का ही यूज़ करेंगे। टनल से हो, विंडो से हो, तो हम ऑल द टाइम जब किसी से होकर कोई वस्तु निकलती है तो उसके लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं। सिंपल है, बस चारों ये एग्जाम्पल विंडो पर भी लगता है, डोर से भी लगता है, टनल से लगता है। मतलब चारों तरफ से वो चीज़ अगर किसी को ढके है और उससे होकर निकलना है, उसके अंदर से जाना है, तो हम थ्रो का यूज़ करेंगे। मैं नदी के उस पार चला गया। अब देखिए, नदी के पार भी विंडो से पार जाना, टनल से पार जाना, और अब कौन सी पोजीशन आ गई? नदी के पार जाना। यानी नदी को हमने क्रॉस किया है, पार किया है। तो एक तरफ हम नदी के हैं और नाव के द्वारा या तैर के, ये कंडीशन तो नहीं बता रहा है, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को पार करते हैं, देखिए किसी से होकर जाते हैं तो मैंने क्या लगाया? थ्रो। और अगर हम किसी को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब किसी को पार कर रहे हैं, वो चीज़ बीच में आई और वो हमको ऊपर से ढके हुए नहीं है, तो हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। आई वेंट अक्रॉस द रिवर। पार कर रहे हैं, देखिए ऊपर तो खुला रहता है, बस हम उस दूसरी चीज़ को पार कर रहे हैं, तो अक्रॉस द रिवर। वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए से का मीनिंग आया, लेकिन 2 घंटे से कर रहा है, तो 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी कभी पीरियड ऑफ टाइम के लिए से का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ही इज़ वेटिंग फॉर मी, ये गैप यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे 2 घंटे के लिए अगर देखिए हम बोलेंगे तो इस वाले फॉर की बात की जा रही है। जो पहला वाला फॉर है वो कांस्टेंट है, यानी उस फॉर का मतलब होता है के लिए। देखिए दोनों फॉर इसमें आ गए, तो अच्छा है कि मैं दोनों को समझा दे रहा हूँ। एक का मतलब के लिए है और एक का मतलब से है। वो लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। क्योंकि चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके लिए सिंस का यूज किया गया। जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया होता है, मतलब उस बिंदु से जहाँ से काम शुरू हुआ उस पॉइंट को दिया जाता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर पीरियड को दिया जाता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। वह कैंसर से पीड़ित है। अब देखिए फिर नेक्स्ट मीनिंग आया, वो भी से का ही है। से जो है वो अलग अलग सेंस में अलग अलग इंग्लिश के प्रीपोजिशंस देता है, इसलिए उसके एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा हैं। तो वो कैंसर से पीड़ित है। ही इज़ सफरिंग। अब यहाँ पर इस से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। मोस्टली बीमारियों के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सफरिंग फीवर के लिए हम विद का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पर्सन कॉलरा से किसी का डेथ होता है तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चीज़ का यूज़ किया जाता है। मेरी चाबियाँ तकिए के नीचे हैं। अब देखिए एक जगह था कि अंडर है, मतलब किसी के नीचे हैं, और दूसरी अब जगह आया तो वहाँ पर क्या था? नॉट फुल्ली कवर्ड था। अंडर वाला आप याद करिए, पीछे जाके फिर देख सकते हैं, वो नॉट फुल्ली कवर्ड था, मतलब चारों तरफ से नहीं, एक तरफ से खुला हुआ या ऐसी कंडीशन में था। लेकिन तकिए के नीचे जब चाबियाँ रखी जाएंगी तो तकिया जो है वो चाबियों को पूरी तरीके से ढके हुए होगी या दबाए हुए होगी। तो माई कीज आर बीनीथ द पिलो। माई कीज आर बीनीथ द पिलो। अब पिलो के पूरी तरीके से उसके दबी हुई कंडीशन में है, नीचे है। नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रीपोजिशन। मेरा घर आपके घर के नीचे है। अब देखिए मान लिया लेवल या लिस्ट या पोजीशन को अगर दिखाता है तो इसके लिए, इस नीचे के लिए हम एबव एंड बिलो का जो अपोजिट है, एबव का अपोजिट बिलो है, तो जो बिलो है उसके नीचे, बेलो के नीचे हमको यूज़ करना है, इस नीचे के लिए वर्ड यूज़ करना है बेलो। तो माई हाउस इज़ बेलो योर हाउस, मतलब एक घर के नीचे दूसरा घर। जैसे वाटर लेवल एबव है या बिलो है, ये आपको ऊपर या नीचे में बताया जाता है।
तो वहाँ पर हम एबव का ये अपोजिट है, और ऑल द टाइम मंजिल या एक क्रम में दूसरे के नीचे होने पर गिवन बिलो या गिवन एबव यूज किया जाता है। कीमत नीचे आ रही है। अब देखिए, जो मैंने ऊपर जाने की बात की थी वहाँ पे मैंने बोला था अप, उसका हमने अपोजिट आपको वहाँ पे बोला था प्राइसेज आर कमिंग डाउन, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, डाउन यूज़ किया गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ और, जिसमें दोनों में बिल्ली दो बक्सों के बीच बैठी है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है बिल्ली बहुत बक्सों के बीच बैठी है। तो जब दो के बीच होगी तो कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेज होगा। द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेज, दो के बीच में जब भी कोई बैठा है, खड़ा, रुका हुआ होगा तो बिटवीन का यूज होगा। और बिल्ली बहुत बक्सों के बीच में बैठी है, इट मीन्स क्या है कि जब बहुत सारी चीज़ें हमको चारों तरफ से घेरे हुए होंगी तो हमको वहाँ पे अमंग का यूज़ करना होगा। तो कैट इज सिटिंग अमंग मेनी बॉक्सेस, मतलब अगर दो के बीच तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच में तो अमंग, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट देखते हैं, मैं बुरी स्थिति में फंस गया हूँ। मैं बुरी स्थिति में फंस गया हूँ, तो मतलब क्या है, किसी कंडीशन में फंस गया हूँ, किसी हालात में फंस गया हूँ या उसके बीच में फंस गया हूँ। तो ये एक सिचुएशन है, मतलब हम किसी परिस्थिति में, कंडीशंस में या प्रॉब्लम्स में आ गए हैं, तो इसको हम एमिड बोलते हैं। आई एम स्टक एमिड बैड सिचुएशन। सिचुएशन के लिए, सिचुएशंस अगर हमको चारों तरफ से घेर लेती हैं तो उसके बीच में होने के लिए एमंग का यूज़ नहीं करेंगे, एमिड का यूज़ करेंगे। अच्छा वर्ड है, न्यू वर्ड है, आप ज़रूर सीखें। बिल्ली मेज पर कूदी, यानी बिल्ली नीचे है और वो मेज पर कूद के गई है। तो अगर रनिंग कंडीशन में, मोशन में, देखिए रनिंग कंडीशन क्या है, मोशन में अगर एक वस्तु दूसरे पर जाती है तो वहाँ पर आपको ऑन टू का यूज़ करना होता है। अगर हम किसी के अंदर जाते हैं रनिंग कंडीशन में तो इनटू का यूज़ करना होता है, और अगर किसी के ऊपर जाते हैं रनिंग कंडीशन में, मतलब चलती हुई हालात में, मोशन में, गति में हूँ, तो क्या होगा, ऑन टू का यूज़ करना होगा। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आप आसानी से आगे समझते रहिए। आप नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कुत्ता घर के अंदर है, यानी कुत्ता जो है वो घर के अंदर है, घर ने उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो अगर कोई चीज़ हमको चारों तरफ से घेरे हुए हो तो हम उसको बोलेंगे इनसाइड। द डॉग इज़ इनसाइड द हाउस। अब हम इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, द डॉग इज़ इन द हाउस, ये भी सेंस सेम देगा। बच्चा कुएं के पास खेल रहा है, यानी बच्चा जो है वो कुएं के पास में है, कुआं है उसके पास में, तो नियर द बेल। द चाइल्ड इज प्लेइंग नियर द बेल। देखिए, अगर यही चीज़ रुकी हुई हालात में होती, मतलब बैठा होता, तो बिसाइड द बेल भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चा खेल रहा है तो चलती हुई हालात में, तो कुआं तो कांस्टेंट है लेकिन बच्चा रनिंग में है, तो नियर का यूज हुआ। पुस्तक बुक शेल्फ के पीछे है, तो किसी के पीछे होने के लिए बिहाइंड का यूज़ करते हैं। ये रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पे BEHIND, यस, गुड, राइट स्पेलिंग है। द बुक इज बिहाइंड द बुक शेल्फ। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यानी के बारे में जानता हूँ। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो अबाउट का यूज़ करते हैं। आई नो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में तो अबाउट। अब देखिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी थोड़ा समझाना भी है और सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, लेकिन हमको 30+ कवर भी करने हैं। तो मेरे पीछे कौन भाग रहा है, देखिए एक जगह पीछे था तो बिहाइंड था, जब रनिंग कंडीशन में पीछे हैं तो आफ्टर का, हु इज़ रनिंग आफ्टर मी, हु इज़ रनिंग बिहाइंड मी, ये अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ जो होता है उसके पीछे तो आएगा, लेकिन इसका मतलब है उसके बाद, यानी पहला फिर उसके बाद कौन है। तो हु इज़ रनिंग आफ्टर मी, तो ये सेंस जो लग रहा है वो उसके बाद का लग रहा है, तो जब बाद का सेंस लगता है तो आफ्टर का यूज़। आई विल नॉट स्टैंड अगेंस्ट यू, विरोध में कभी भी कोई बात हो, यानी अगर हम किसी के अगेंस्ट हैं तो अगेंस्ट का मतलब ही होता है विरोध करना, तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई पोजीशन नहीं है।
मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब दिल्ली में रहता हूँ तो अगर बिग सिटी है, या देखिए दिल्ली हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और बिग सिटी में आती है, तो इन का यूज़ करेंगे। आई लिव इन दिल्ली। जैसे मैंने बोला था घर में हुए तब भी इनका यूज़ कर सकते हैं, बड़े शहर हैं तब भी इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। तो दिल्ली में रहता हूँ और एक चीज़, और दूसरा क्या है, जामिया नगर में रहता हूँ। तो जामिया नगर मतलब वहाँ पर हम पूरे दिल्ली की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक छोटा स्थान हो गया और एक बड़ा स्थान हो गया। मतलब जामिया नगर छोटे मोहल्ले का नाम हो गया और दिल्ली पूरे बिग सिटी का नाम हो गया। तो एक छोटा और एक बड़ा हो तो पहले वाले के लिए एट और बड़े के लिए इन का यूज़ करना है। आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। तो छोटे स्थान के लिए एट का यूज़ किया गया और बड़े स्थान के लिए इन का यूज़ किया गया। आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। सिंपल है। तो क्या समझ गए आप कि बड़े शहर या बड़ी जगह के लिए उसके अंदर अगर कोई है तो इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह डॉक्टर के सामने खड़ी हो गई। वह डॉक्टर के सामने खड़ी हो गई। तो सी स्टूड बिफोर द डॉक्टर। डॉक्टर ने उसको वो बोला कि आप खड़े हो जाइए। तो अगर इन फ्रंट ऑफ यानी किसी के सामने खड़े होने की बात होगी तो हमको वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हैं। सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सी स्टूड बिफोर द डॉक्टर। तो सिंपल देखिए, इन फ्रंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा कंपाउंड है, ज़्यादा उसमें 2-3 प्रीपोजिशन को मिला के बनाया गया है। बिफोर सिंपल है। तो अब देखिए अगला जो हमारा सिचुएशन है वो एक इंसान है और जो एक ऊपर से कवरिंग किया गया है, जिसे वह कुएं में गिर गया। तो कुएं के अंदर वो गिर रहा है और कैसी कंडीशन में गिर रहा है, रनिंग कंडीशन में किया है। और ऊपर से कुएं का वो जो कवर है जो ढके हुए है कुएं को, कि कुएं में कोई गंदगी ना जा पाए, तो वो ऊपर से उसको कवरिंग किए हुए। लेकिन हमको कवरिंग पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है इनसाइड जाने के लिए। तो इनटू का यूज़ किया गया। ही फेल इनटू द वेल। अगर हम किसी के अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और रनिंग कंडीशन में हैं, तो हमको हमेशा ही इनटू का यूज़ करना होता है। जैसे हम किसी के ऊपर अगर जाते थे तो हमको ऑनटू का यूज़ करना होता था। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, वह मेरे बगल में बैठ गई। अभी देखिए पास में था, नियर था, तो जब मैंने बोला था थोड़ा रनिंग कंडीशन है, मतलब कि बच्चा तो इधर उधर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पास में दोनों बैठे हैं, एक स्थिति में है। तो शी सैट बिसाइड मी। सेम मीनिंग है, पास का ही मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बिसाइड। और बिसाइड्स का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई एक चीज़ के अतिरिक्त अगर कोई चीज़ लेते हैं तो हमको बिसाइड्स का यूज़ करना होता है। स्पेलिंग में केवल एस का फ़र्क है बिसाइड और बिसाइड्स में। अगर दो चीज़ें, दो व्यक्ति, दो वस्तु एक साथ हैं, एक बगल में हैं, तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं, और अगर अतिरिक्त कोई चीज़ लेते हैं तो हम बिसाइड्स का। देखिए, नो वन कॉल्स मी बिसाइड्स यू। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा और कोई मुझे कॉल नहीं कर सकता है। तो केवल तुम ही, तो तुम्हारे अतिरिक्त यानी और सभी के अलावा, तो नो वन कैन कॉल्स मी बिसाइड यू, बिसाइड्स यू। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मुझे कॉल नहीं कर सकता है, तुम्हारे अलावा और कोई मुझे कॉल नहीं कर सकता है। तो बिसाइड और बिसाइड्स में केवल यस का फ़र्क है। और ध्यान रखिए, पास होने पे बिसाइड का यूज़ करेंगे जिसमें एस नहीं लगा होगा, और अगर कोई अतिरिक्त या अलावा का सेंस आएगा तो हमको बिसाइड्स का यूज़ करना होगा जिसमें एस का यूज़ लिखा हुआ होगा। तो आप इन चीज़ों को बहुत ईजिली, जैसा मैं फील कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, इन प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए वीडियोस को, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है। इसको जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो सिंपल से सिंपल विलेज टाइप के जो पीपल्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ा टफ लग रही है, उनके लिए इस तरीके का एफर्ट मैं कर रहा हूँ। और इसमें मेरा कोई इसका एम नहीं है करने का, मैं सिंपल एज ए हॉबी बनाता हूँ ये वीडियोज़। I want to use and watch this video, like and share.